तो बच्चे, हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल N। कह रहा है कि नॉर्मलिटी क्या होता है, कि लिख रहा है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एक नया टर्म आया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर रहा है? कह रहा है कि नॉर्मलिटी के बारे में कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो नॉर्मलिटी बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ऊपर में जाएगा और नीचे जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम को किस में रखना है? लीटर में रखना है। ये फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग एक बात यहाँ पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर जो होता है वह होता है वेट बटा, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में और नीचे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। बात को समझ रहे हैं ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होता है, तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना? अब इसलिए ये नॉर्मलिटी बराबर क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे इतना सारा बात को रखेंगे, यानी आप रखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में रखेंगे और नीचे रखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट रखेंगे और इनटू ये वाला वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। किस में? तो लीटर में। तो आपका ये फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला मिला कि नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वही अगर हम मोलरिटी के बारे में बात पता करें कि मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, तो मोलरिटी बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में रहता है और नीचे रहता है मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में रहता है? ये भी लीटर में रहता है। बात को समझ रहे हैं ना? अगर हम मोलरिटी के बारे में पता करें तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट रहता है, ये किस में रहेगा? केजी में। तो ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलिकुलरिटी में बात हो, इसमें मोलरिटी में, तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोललिटी का बात हो तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? हम लोग इस वाले से इंटरेस्टेड हैं। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। आइए, तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट एक नया टर्म इसमें आया है। ये अगर हम लोग समझ जाएंगे तो नॉर्मलिटी समझ में आ जाएगा। यानी आपने देखा अभी नॉर्मलिटी बराबर है वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में है और नीचे में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है। एक नया टर्म मिला है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर में रखते हैं। इस वाले में
ये वेट ऑफ सोल्यूट हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, ये नया टर्म आया है। तो हम लोग समझने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में, इक्विवेलेंट वेट के बारे में, जिसका सिंबल ई होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में रखना है तो ये हम लोग लिखेंगे, ऊपर में उसका फॉर्मूला वेट लिखेंगे, जो रहेगा उसका फॉर्मूला वेट, ऊपर में रहेगा फॉर्मूला वेट रहेगा और नीचे लिखना है एक्स। ये एक्स जो है ये जगह जगह बदलेगा, जहां पे एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर, इसको वैलेंसी फैक्टर भी आप कह सकते हैं, या इसी को लोग एन फैक्टर भी कहते हैं, ये बदलेगा। अब ये x का चर्चा जो हमको करना है, ये इसमें इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग को जानना है, वह जानना है, एक एसिड का जानना है, दूसरा बेस का जानना है, तीसरा साल्ट का जानना है, चौथा आपको एलिमेंट का जानना है, ठीक है ना, पांचवा आयन का जानना है। तो इक्विवेलेंट वेट हमको कितने लोगों का जानना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, नहीं तो बेस, नहीं तो साल्ट, नहीं तो एलिमेंट, नहीं तो आयंस, ठीक है ना। वन आफ्टर वन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इक्विवेलेंट वेट एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, साल्ट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा और आयन क्या होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट के सब में अगर फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड में आप दिमाग में रखेंगे तो फॉर्मूला वेट बटा एक्स, यहाँ भी फॉर्मूला वेट बटा एक्स, फॉर्मूला वेट बटा एक्स, फॉर्मूला वेट बटा एक्स, फॉर्मूला वेट बटा एक्स। अब सब में एक्स अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो उतारिए तो गप कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे अगर हम बात करें, एक एक करके हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एसिड, एसिड दिया गया हो, एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर क्या होगा, ऊपर में जाएगा फॉर्मूला वेट और नीचे एक्स जाएगा। कह रहा है कि एसिड के केस में एक्स जो होता है ये होता है बेसिसिटी, ये बेसिसिटी होता है। या अगर एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ऊपर में फॉर्मूला वेट, नीचे बेसिसिटी। अब आपके दिमाग में आएगा सर बेसिसिटी क्या है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H पर एक प्लस आयन फ्रॉम एसिड, एसिड से जो H पर एक प्लस आयन रिप्लेस होता है इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेसिसिटी। एक बात ये। दूसरी बात कि ओनली दैट हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेसिएबल, कह रहा है सिर्फ वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विच इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता हो। पर वही हाइड्रोजन रिलीज होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता हो, ठीक है ना। अब आइए, ठीक है, ये हो गया हटावे। देखिए अब यहां पे हम लोगों से कह रहा है कि मान लीजिए कि कुछ एसिड दे रखा है, यहां पे H2SO4 दे रखा है, एक दूसरा दे रखा है H3PO4, अगला दे रखा है H3PO3। ये कुछ एसिड दिया गया है। कह रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कह रहा है इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होगा, सबका इक्विवेलेंट वेट बताना है। चलिए, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट पता होने के लिए इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम बताएंगे। अभी इनका स्ट्रक्चर आपको रट जाना है कि भाई H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है, ये आपको रट जाना है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है, ये स्ट्रक्चर क्या करना है, आपको रट जाना है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है H3PO4 है।
ठीक है ना। ये सब का स्ट्रक्चर आप रट गए। अब यहाँ पे सर बोले हैं कि अगर हम यहाँ पे x के बारे में बात करें, इनका x क्या होगा, इनका x क्या होगा, तो सर बोले x वो होगा जो हाइड्रोजन निकलता है, यानी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी वो होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी इसका x बराबर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यानी ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये निकलेगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो निकलेगा, यानी 2 हुआ। ये बात हम कैसे बता दिए, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखे। अभी आपको ये बात जानना है कि सर बताए कि H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर सर बोले हैं कि फॉर्मूला वेट बटा x। तो फॉर्मूला वेट इसका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वेट, इसका फॉर्मूला वेट, एक हाइड्रोजन का 1 मास, 2 है तो 2 से गुणना, सल्फर का मास कितना 32, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 4 है तो 4 से गुणना, बटा x कितना है 2। तो ये हो गया 16 चौका 64, 32, 96, 2, 98 बटा 2 बराबर 49 आंसर हो गया। ठीक है। इनको देखिए, अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, फॉर्मूला वेट बटा x जाएगा। अब x हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं चूंकि x बराबर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो निकल जाएगा, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है तो निकल जाएगा, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है निकल जाएगा, यानी 3, यानी फॉर्मूला वेट, इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 3 है तो 3 से गुणना, फॉस्फोरस का मास 31 होता है, ऑक्सीजन का मास 16, 4 है तो 4 से गुणना, बटा कितना, ये x 3 है, 3 से भाग दे देंगे, ये गुना भाग करेंगे तो 31 और 3 ये हो गया 34, 16 चौका 64, अब बटा कितना 3, 16 ये 8 हो गया, H3PO4 है ना, ये 31 और 3 34, 16 चौका 64, 4 4 8 और 6 3 9 बटा 3, ये आंसर हो गया। यहाँ पे आइए, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला वेट बटा x लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब x हमको पता होना चाहिए। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर हम लोग याद किए हैं, रटे हैं कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, बट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है। तो जब ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है तो ये रिप्लेसेबल नहीं होगा, यानी x बराबर बेसिसिटी होता है। अब बेसिसिटी बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है। तो आपका इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या चला गया, फॉर्मूला वेट, एक हाइड्रोजन का मास 1, 3 है तो 3 से गुणना, फॉस्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास 16, 3 है तो 3 से गुणना, तो 31 और 3 34 हो गया, 16 चौका 64 हो गया, बटा कितना 2 हो गया, 4 4 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, बटा 2 हो गया, 49 आंसर हो गया। ठीक है ना। ये अब ये देखिए, यहाँ पे इस वाले के केस में, H2SO4 के केस में, चूंकि बेसिसिटी 2 है तो इसको हम डाई बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। बेसिसिटी 2 है ना, तो इसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, इसका नाम होगा, इसको बोलेंगे। यहाँ पे बेसिसिटी 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। यहाँ पे बेसिसिटी 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। समझ रहे हैं ना, उतारिए। अब देखिए, तो एक और आपको दिमाग में रखना है एसिड के केस में, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड। इसका x क्या होगा, अगर हम x की बात करें तो इसका जो x बराबर बेसिसिटी होगा, इसका बेसिसिटी 1 होगा, 3 नहीं होगा। आइए थोड़ा हम समझते हैं बढ़िया से। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग को लग रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो निकल जाएगा,
ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो निकल जाएगा, लेकिन ये तीनों नहीं निकलता है। इसमें पॉइंट क्या है, चूंकि बोरोन इज इलेक्ट्रॉन पुअरर ग्रुप, बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। बोरोन में देखिए एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट नहीं है। बोरोन इज इलेक्ट्रॉन पुअरर ग्रुप। सो यानी इलेक्ट्रॉन कम है, माने 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट नहीं है, यानी लेस देन कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले सो इट फर्स्ट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी फर्स्ट अचीव ऑक्टेट, सबसे पहले ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। देखिए इसमें बात क्या होता है, ये H3BO3 का स्ट्रक्चर है। इस H3BO3 में हम लोग को लगा कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा। इसलिए लगा कि रिप्लेस होगा कि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। लेकिन तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं रिप्लेस होते हैं, लिख रहा है चूंकि बोरोन इज इलेक्ट्रॉन पुअरर ग्रुप। ये बोरोन इलेक्ट्रॉन पुअरर है। कैसे इलेक्ट्रॉन पुअरर है कि बोरोन के अगल बगल में 3 गो बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो सो इट फर्स्ट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी फर्स्ट अचीव ऑक्टेट, सबसे पहले अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। एज इस प्रकार ऑक्टेट को पूरा करता है, देखिएगा। तो ये जो हमारा H3BO3 है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ऑक्सीजन के पास 4 जो O इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड नहीं बनाया रहता है, यानी 2 लोन पेयर या 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है। और वाटर हर जगह चूंकि इजीली अवेलेबल है, तो ये वाटर अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो ये चला आता है ऐसे, ये चला आता है ऐसे, और ये वाटर आ गया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। जब अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर कोई भी बॉडी जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक कंसेप्ट होता है जो हम आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, 2.1। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस में आ जाता है और ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत आएगा समझने में, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना तो सब फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस H पर एक प्लस निकल जाता है। तो यही जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलता है, एक H पर एक प्लस निकलता है, यही बताता है कि इसका बेसिसिटी 1 होता है, यानी बेसिसिटी 1 होता है। जब बेसिसिटी 1 होगा तो क्या बोलिएगा, मोनो बेसिक एसिड। थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप नहीं जानते हैं, पीरियोडिक टेबल का बात होता है, थोड़ा सा बच्चे को यहाँ भारी लगता है, बट आगे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, फॉर्मूला वेट बटा x। फॉर्मूला वेट, हाइड्रोजन का मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 से गुना। बोरॉन का मास कितना होता है, 5 दूनी 10, 1 11। ऑक्सीजन का मास 16, 3 से गुना, बटा कितना x हमारा क्या है 1, तो ये हो गया 11 3 14 और 16 3 48 बटा कितना 1, 4 8 4 12 2 4 1 5 1 6, यानी 62 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। उतारिए। एक और बात बाबू यहां पूछता है, देखिए अगले बोर्ड पर लिखते हैं, देखिए तो एक पूछता है, एक नोट आप ये दिमाग में रखिएगा कि बोरिक एसिड जो है एक्सेप्ट, ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये H पर एक प्लस एक्सेप्ट करता है, कि OH पर माइनस एक्सेप्ट करता है, कि H2O एक्सेप्ट करता है, कि H3O पर एक प्लस एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको निशान नहीं लगाना है,
ये भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, ये लगाना है। आप कहिएगा कैसे सर? ये इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, यही एक्सेप्ट करता है। समझिए इसको, बहुत डेंजरस, बहुत पूछता है, समझिए। आप ये देखिए कि ये आपका H3BO3 है, आपको लगा कि ये क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन देगा, लगा कि ये तीनों निकलना चाहिए, लेकिन पता ये चला कि बोरॉन जो है, इसका जो मालिक है, सेंट्रल एटम जो है, वह इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो बजाय डोनेट करने के सबसे पहले ये अपने को स्टेबल करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो चूंकि पानी हर जगह अवेलेबल है, तो पानी उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये पानी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ठीक है, ये आ गया ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, अब ये आगे बढ़ रहा है, ये तो इंटरमीडिएट है, फाइनल देखिए कहाँ जाना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका 3.5, इसका 2.1। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ प्लस आएगा। तो क्या होगा, ये बन गया बोरॉन OH OH OH, और ये आपका OH क्या हुआ, यहाँ रह गया। हाइड्रोजन जो है वह H पर एक प्लस निकल गया। तो फाइनली जो H3BO3 है उसके पास बैठा कौन, ये OH बैठा, OH बैठा, ये माइनस है, ये माइनस उस प्लस से उदासीन हो गया है, तो OH पर माइनस यहाँ पे बैठा। तो अगर आपसे पूछता है कि H3BO3 एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करता है, तो OH पर एक माइनस को एक्सेप्ट करता है। उतारिए, अब देखिए उसके बाद क्या है। तो आपने ये समझा, हम तो कहेंगे कि आप रट जाइएगा एसिड के बारे में, रट जाना है। वो क्या रट जाना है कि H2SO4 एक रहेगा, दूसरा H3PO4 रहेगा, अगला H3PO3 रहेगा, आगे H3BO3 रहेगा, एक और रहता है H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें जो हाइड्रोजन जो निकलता है, यानी X बराबर बेसिसिटी बराबर जो निकलने वाला हाइड्रोजन ये एक होता है। तो इनमें साफ रट जाना है कि भाई इसका जो X होगा, इनका जो अगर हम X यानी बेसिसिटी की बात हो तो इसका 2 होगा, इसका X यानी बेसिसिटी की बात हो तो वो कितना होगा, वो 3 होगा, इनका X यानी बेसिसिटी की बात हो तो वह कितना होगा, 2 होगा, इसका X यानी बेसिसिटी की बात हो तो वह कितना होगा, 1 होगा, इनका 1 होगा। ये सब लोग एसिड हैं, रट जाना है कि ये जितने लोग हैं सब एसिड हैं, और एसिड का बेसिसिटी होता है, ये सब लोग ऑल आर एसिड, और एसिड का क्या होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है। इसलिए कि एसिड रिएक्शन करने के बाद बेस में चला जाता है, अब बेस रिएक्शन करने के बाद एसिड में चला जाता है, इसीलिए एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी होता है। इतना आपको दिमाग में रख लेना है। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि यही एसिड हो लेकिन रिएक्शन में हो तो कुछ अलग तरह का रिजल्ट आता है। जैसे एक नोट आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यदि एसिड प्रेजेंट इन रिएक्शन, देन तब X यानी बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, H3PO3 है, इसका रिएक्शन NaOH से किया और ये बना NaH2PO3 प्लस H2O, एक ये है। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर क्वेश्चन है H3PO3 है, इसका रिएक्शन NaOH से किया और ये बना Na2HPO3 प्लस क्या हुआ H2O। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है H3PO3, इसका रिएक्शन 3 मोल NaOH से किया, ये बना Na3PO3 प्लस 3H2O। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 क्या होगा। इसमें भी पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 क्या होगा। इसमें भी पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन है, आपको देखना है कि यहाँ H3PO3 ये जहाँ गया है तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे बदलाव आया है, रिमूव हुआ है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन जो निकला है वो 1 हाइड्रोजन निकला है। यानी चूंकि x बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन बोलते हैं जो निकला है। तो इस रिएक्शन में 3 हाइड्रोजन यहाँ था, बाद में 2 बचा, 1 निकल गया, तो हमारा ये रिमूवेबल हाइड्रोजन यानी x 1 होगा। इसलिए इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला वेट, इसके फॉर्मूला वेट को हम m मान लेते हैं। m बटा क्या होगा, 1 होगा। m मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मोलेकुलर मास लिखिएगा, एक हाइड्रोजन का 1 m बटा 1। m बराबर क्या लिखिएगा, एक हाइड्रोजन का 1 मास, 3 है तो 3 से गुना, फास्फोरस का 31 मास, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से गुना बटा 1। ठीक है ना, तो ये गुना भाग कर ही लेंगे, 16 3 48 और ये हमारा 48 4 98 आ रहा है, 98 बटा कितना 1। ठीक है ना। इनका देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, वह 1 हाइड्रोजन है। यानी करा है x बराबर हम बेसिसिटी कहते हैं, अब बेसिसिटी बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन बचा है, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गया, 2 होगा। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 बराबर इसका मास लिखेंगे। इसका मास कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का 1, 3 है तो 3 से गुना, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से गुना, अब बटा कितना 2, यानी 16 3 48 और ये 4 हैं, तो ये हमारा हो गया वही 98 आएगा बटा 2 बराबर 49 आंसर हो जाएगा। वही यहाँ करेंगे, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन। यानी x बराबर जिसको तुम बेसिसिटी कहते हो बराबर वह कितना हुआ, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन हुआ, वह कितना हुआ, इसमें 3 हुआ। यानी इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 क्या होगा, वह m बटा 3 आंसर होगा। समझ रहे हो ना, उतारो। अब देखो ये बेस दिया गया है, बेस के अंदर यहां भी फॉर्मूला कुछ वैसे ही होगा कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हमको पता करना है तो ऊपर में जाएगा फॉर्मूला वेट और नीचे जाएगा x। इसका जो बेस का जो x होगा वह होगा एसिडिटी, और एसिडिटी जो होगा वह होगा नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH पर 1 माइनस आयन। ठीक है, ये होगा। अब देखो मान लो कि NaOH कहीं दिया है, CaOH का होल 2 दिया है, AlOH का होल 3 दिया है, तो ये तुम जानते हो कि भाई जब ये टूटेगा तो Na पर 1 प्लस और OH पर 1 माइनस जाएगा। ये जब टूटेगा तो Ca पर 2 प्लस और 2 OH पर माइनस। ये जब टूटेगा तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस और 3 OH पर माइनस। बात को समझ रहे हो? तो देखो
इनमें अगर एक OH पर एक माइनस निकला है तो इसका X, चूंकि ये बेस है, ये पता होना चाहिए कौन एसिड बेस, ये बेस है, तो बेस के अंदर होता है एसिडिटी। इसका एसिडिटी कितना होगा, एक OH निकल रहा है तो एक होगा। इसमें अगर हम X बात करें तो X बराबर इसका चूंकि बेस है तो एसिडिटी होगा। इसका एसिडिटी कितना होगा, 2 OH निकला है तो 2 होगा। इसका X बराबर क्या होगा, एसिडिटी होगा। 3 OH निकला है तो 3 होगा। यानी एक OH निकला है तो ये इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। ये 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। ये 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट पता करें, इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला वेट बटा इसका x कितना है, 1 है। फॉर्मूला वेट तो रख ही सकते हो। जैसे मान लो NaOH है तो Na का मास कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का मास कितना, 16। हाइड्रोजन का मास 1 बटा कितना, 1। तो ये हो गया 6, 1, 7, 3, 10, यानी 40 आएगा। 40 बटा 1 बराबर 40 आंसर हो गया। इसका देखो, इसका निकालोगे इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, ऊपर में जाओगे तो फॉर्मूला वेट, नीचे आओगे तो वैलेंसी फैक्टर। ये इसका x क्या है, 2 है। मास रख लो, कैल्शियम का मास कितना बताए थे, 40। ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। एक हाइड्रोजन का एक मास 2 है तो 2 बटा कितना, 2। तो 40, ये 70, 2 72, 2 74, 4 3 7, 74, 74 बटा कितना, 2। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसमें देखो, इसका अगर तुम निकालना चाहते हो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, तो लिखोगे फॉर्मूला वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 3 जाएगा। फॉर्मूला वेट, एल्युमिनियम का मास कितना होता है, 27। ऑक्सीजन का मास 16 3 48। हाइड्रोजन का मास 1 है, 3 है तो 3 से गुणना बटा कितना, 3। आंसर आ जाएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं, उतारो।